जिस बलिया की धरती पर मंगल पांडे और चित्तू पांडे जैसे क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, जिस बलिया ने देश को अपने हक के लिए लड़ना सिखाया, आज वही बलिया कई समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जल जमाव। इन समस्याओं से संबंधित जनता के कुछ सवाल हैं, जिन पर आए हुए हमारे अतिथियों से हम चर्चा करेंगे और उनसे समाधान की अपेक्षा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्ञानी सिंह। मैं बलिया ब्रदर्स की तरफ से आप सभी आए हुए अतिथियों का और अपने श्रोताओं का इस मंच से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष राहुल सिंह सागर जी और साथ में जिला अध्यक्ष छात्र सभा बलिया के प्रवीण सिंह जी और बीजेपी नेता सौरभ तिवारी जी। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बलिया की सबसे बड़ी समस्या इस टाइम की शिक्षा से रिलेटेड है, और उसी की पहले हम बात करेंगे कि बलिया में सरकारी स्कूलों की पढ़ने से जब बारात रुकवाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस से जनता त्रस्त भी है, और जिले की शिक्षा व्यवस्था बस कागजों में ही अच्छी दिख रही है। तो मैं इससे सबसे पहले सौरभ जी से सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके अनुसार आज की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भाजपा सरकार में लगातार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, उसको मजबूत करने का काम किया है। जब से भाजपा की सरकार आई है, बेसिक शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, हमने उसको गुणवत्तापूर्ण बनाने का काम किया है। उसमें भारतीयता का कैसे समागम हो कि उसमें भारतीय शिक्षा भी रहे और आधुनिक शिक्षा भी रहे। उसके साथ साथ हम लोगों ने नैतिक शिक्षा पर भी जोर दिया है। जब से हमारी सरकार आई है, लगातार हम लोगों ने शिक्षा को जिस प्रकार से भी सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा सकता है, चाहे वो प्राइमरी विद्यालयों को एकीकृत करके उनको एक साथ चलाना या उसमें अधिक से अधिक स्टूडेंट का एनरोलमेंट हो उसके लिए, और अपने जो शिक्षक हैं उनकी भी गुणवत्ता की जांच करने के लिए और उसको और सही करने के लिए उनकी समय समय पर ट्रेनिंग से रिलेटेड सारी चीज़ों का पूरा ख्याल रखा जाता है। सौरभ जी, ठीक है, लेकिन जैसे कि क्या है कि देख रहे हैं कि शिक्षकों की क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपने सबके लिए टेट तो इस बार करा दिया गया है, लेकिन अक्सर देखा जा रहा है कि जो सरकारी स्कूलों को मर्ज भी किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि जो बहुत गरीब वर्ग के छात्र छात्राएं हैं वो बहुत अधिक आश्रित रहते हैं सरकारी स्कूलों की तरफ, फिर ये मर्ज वाला सिस्टम क्यों लगाया गया है? सभी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रख करके और तब मर्ज को वाले जो सिस्टम है उसको बनाया गया है और वो अच्छे से चल रहा है, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं आ रही है। नहीं, तो इसे मर्ज के जगह पे अगर हम उसके लिए अगर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा दी जाए, व्यवस्थाएं पे भी बहुत चीजें ऐसी हैं कि वहाँ की व्यवस्थाएं सही नहीं है। ऐसा नहीं है, कुछ स्कूलों में बहुत बढ़िया व्यवस्था आ गई है, डिजिटल बोर्ड भी लग गए हैं, लेकिन डिजिटल बोर्ड तो लगे ही है, साथ में शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। लगातार सरकार ने जियो टैगिंग होता है उसके साथ कई सारे ऐप्स हैं शिक्षकों को ऐसे दिए गए हैं जिससे वो पढ़ाने से लेकर के मिड डे मील से संबंधित और भी कई सारी चीजें जिसका रियल टाइम टैगिंग कर करके वो भेजते हैं अपने डिपार्टमेंट को। और जो भी किया जा सकता है शिक्षा व्यवस्था के लिए, जो भी सुदृढ़ीकरण किया जा सकता है, सरकार ने किया है और हर काम अच्छा से होता है, कोई उसमें अभी ठीक है, ये तो चीजें दिख रही हैं। लेकिन ऐसे एक चीज देखा जाए कि बलिया शहर की जो मेन स्कूलें हैं, जैसे जीआईसी हो गया, जीजीआईसी हो गया, टीडी कॉलेज है, ये यहाँ पे अभी तक डिजिटल बोर्ड की छोड़िए फैन भी अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं, और जो बिल्डिंगें हैं बहुत जर्जर स्थिति में है कई जगह पे, तो उस पर क्या किया जाएगा? मैं अभी बात कर रहा था प्राइमरी विद्यालयों की, आप अभी माध्यमिक शिक्षाओं की बात कर रहे हैं, उच्चतर माध्यमिक की बात कर रहे हैं। इन विभागों में भी अमूलचूल परिवर्तन लाए गए हैं। लगातार सरकार इन पर अपना जो भी किया जा सकता है कर रही है, और मुझे लगता है कि आप अभी जाएंगे और वहाँ देखेंगे तो क्लासेस लगातार चल रही हैं, सारे सब्जेक्ट के क्लासेस चलते हैं। बात सुविधाएं की भी हो रही है कि कहाँ कहाँ कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं, क्योंकि जो बेसिक अगर जरूरतें समय के अनुसार नहीं बदलेंगे खुद को, तो शिक्षा में आधुनिकता कैसे लाएंगे? संख्याएं भी लगातार बढ़ी हैं स्टूडेंट्स की, और जो आप पंखे वगैरह की बात कर रहे हैं वो सब कुछ सही है। ऐसा कहीं देखा नहीं गया है कि पंखा नहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे शिक्षक भी पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, शिक्षक भी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, और
जो भी ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं उसको सारे लोग उसको एड्रेस करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कहीं ऐसी कोई घटना है कि पंखा नहीं चल रहा है या कुछ कूलर नहीं चल रहा है, वैसा नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। चलिए, आपके अगर कह रहे हैं तो मान ले रहे हैं हम लोग भी, क्योंकि जो सब जमीनी चंगा हकीकत सी। है सब देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। चलिए, अब यही सवाल प्रवीण जी से पूछना चाहूंगा कि प्रवीण जी, आपके नजर में शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी क्या कमी है इस टाइम? जी, सबसे पहले तो इस आयोजन के लिए मैं बलिया ब्रदर्स की सारी टीम को सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इस बलिया जनपद में जनहित के विषयों को उठाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, और जिस तरीके से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी टीम काम कर रही है, मेहनत कर रही है, मैं पूरी बलिया जनपद की तरफ से आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अब रहा सवाल आपके प्रश्न का, तो जिस तरीके से हमारे साथी मित्र भाजपा के सौरभ जी ने बताया कि बेसिक शिक्षा पर और माध्यमिक शिक्षा पर उन्होंने क्या क्या किया, निश्चित रूप से किसी छुपा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेसिक शिक्षा को जमींदोज करने के लिए मर्जर के नाम पर पूरी तरीके से स्कूलों को हजारों की संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश में बंद किया गया, और उसके उलट कंपोजिट शराब की दुकानों को बढ़ाया गया। तो ये शिक्षा पर किस तरीके का इनका दृष्टिकोण है, नजरिया है, उसको बढ़ाने की क्या मंशा है, वो साफ झलक रहा है। दूसरी तरफ शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जो है, ऑलरेडी पहले से ही इस देश की संस्था ने बताया कि इस प्रदेश में शिक्षकों की कमी है, उसके बावजूद आपने शिक्षकों की भर्ती के लिए क्या किया है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। 69 शिक्षक भर्ती के बाद जो रिजल्ट की सरकार में है, उसको भी आपने किस तरीके से उसमें आरक्षण का घोटाला किया और उसका कोई भर्तियां नहीं निकाली है। लगातार टेट सुपर टेट देते देते बच्चे थक गए हैं। बीएड करने वाले बच्चों की बेरोजगारी की संख्या इतनी है तो बताने की आवश्यकता नहीं है साथियों। और उसके उलट अब अगले क्रम में आपने माध्यमिक विद्यालयों की बात की, तो माध्यमिक विद्यालयों की परिस्थितियां ये है कि शिक्षकों की संख्या पूरे स्कूल के संख्या के तय मानक के अनुसार यदि प्रति शिक्षकों की संख्या 3 भी कर दी जाए, अभी डीआईएस ने आंकड़े जारी किए, उसमें 3 गुना कम है। यानी पूरे बलिया जनपद में करीब 43,000 शिक्षकों की आवश्यकता है, तो वहां पर आपके पास मात्र 10,200 शिक्षक है। ये स्थितियां हैं आज माध्यमिक शिक्षा की बलिया जनपद में। पूरे प्रदेश में ओवरऑल ये समानुपाती व्यवस्थाएं हैं। तीसरी, आप उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की बात करें, उसके हायर एजुकेशन में जब आप आते हैं, टीडी कॉलेज तमाम विश्वविद्यालयों का आपने संज्ञा दिया, उसका नाम दिया, उदाहरण दिया, तो आप देख सकते हैं कि आज जिस तरीके से विश्वविद्यालय और विद्यालयों को बजट में कटौती किया जा रहा है, यहाँ तक कि ये सरकार पूरी तरीके से सभी को छात्रवृत्ति तक नहीं दे रही है, और फीस वृद्धि पिछले सालों की अपेक्षा 2 गुना 4 गुना कर दिया गया है। जो कोर्स यहाँ पर टीडी कॉलेज में 1300 से 1400 हुआ करते थे, आज उसी कोर्स की फीस 3900 रुपया है। प्राइवेट स्कूलों में वही जाएंगे तो 10,000 से 15,000 रुपये है। स्थिति इतनी आ गई है कि गरीब विद्यार्थी, मैं समझता हूं कि आज के दौर में यदि भाजपा सरकार और रही 5 साल, तो निश्चित रूप से वो अपना बस्ता भी कंधे पर उठा नहीं पाएगा और नहीं विश्वविद्यालय महाविद्यालय की चौखट तक, दहलीज तक जा पाएगा साथियों। और रहा सवाल कि मैं समाजवादी पार्टी के डेलीगेट के तौर पर, छात्र सभा के डेलीगेट के तौर पर बैठा हूँ, तो हमारी अकाउंटेबिलिटी कार्यक्रम में हमारी सरकारें रही, उन्होंने क्या किया इस क्षेत्र में काम करने के लिए। आप देख सकते हैं कि 2 मरतबा लगातार प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियां, माध्यमिक शिक्षकों की भर्तियां उसी 5 साल की सरकारों में की गई, यानी 2.25 लाख के करीब शिक्षकों की भर्तियां इस पूरे उत्तर प्रदेश में की गई। स्कूलों की संख्या बढ़ाई गई। सीएनडीएस के आंकड़े हैं, जो इनकी कार्यदायी संस्था है सरकार की उत्तर प्रदेश की, जो भवनों का निर्माण करती है, उन्होंने माध्यमिक विद्यालयों में पूरी तरीके से सीएनडीएस की कार्यदायी संस्थाओं ने महज 2000 बिल्डिंग ही बना पाई है 9 साल में, और पूर्व की 5 साल की सरकार में 2300 बिल्डिंग केवल सीएनडीएस ने बना दिए थे उस समय, और अभी तक हैंडओवर नहीं कर पाई है। बलिया में 102 विद्यालयों को सीएनडीएस हैंडओवर नहीं कर पाई, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैंडओवर नहीं ले पा रहे हैं। ये स्थिति है, और आप कह रहे हैं सुधार की, इनसे कोई किसी प्रकार की आप अपेक्षा ही नहीं कर सकते। और हाँ, समाजवादी पार्टी का तो आपको मैंने आंकड़े बताए, और उच्च शिक्षा में आपके सामने बलिया जनपद में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय उसका जीवंत प्रमाण है कि हमारी सरकार ने एक विश्वविद्यालय दिया, जो आज इस बलिया जनपद का भाग्य लिख रहा है, और शैक्षणिक क्षेत्र में मील का पत्थर साबित है। उसके अलावा आश्रम पद्धति विद्यालय बांसडी में, राजकीय विद्यालय हुसैनाबाद में, पॉलिटेक्निक कॉलेज जो जहाँ पर आजाद देख सकते संचालित है, राजकीय आईटीआई जस्ट उसके बगल में संचालित है। उसके इतर स्पोर्ट्स कॉलेज पूर्व में हम लोगों ने वहाँ नींव रखी, उसको इन्होंने अभी तक बजट अलॉट नहीं किया। भैया, इस पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जैसे कि ठीक है, बिल्डिंगें तो बन रही हैं, लेकिन अगर आप जननायक चंद्रशेखर विद्यालय की बात करें, वो उसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, और देखा जाए तो वहां सिर्फ एक बिल्डिंग चालू करके वहां उद्घाटन किया गया था, और जो भी अभी हम मेरे अंदर जब तक हम लोग देखा है कि अभी उसका कार्य पूर्ण होकर नई बिल्डिंग बनी है, लेकिन वहां भी कुछ अभी कमियां हैं।
जिसको वहाँ दूर की जरूरत है, वहाँ भी शिक्षा का स्तर या वहाँ भी फीस महंगा हो रहा है। जो पहले था उससे उसकी अकॉर्डिंग ही चल रहा है। जो बढ़ाई बढ़ो, जैसे कि जो महंगाई बढ़ रही है उसी हिसाब से उसका भी फीस बढ़ रहा है। और जैसे कि आप बताया कि प्राइवेट स्कूलों के, सरकारी स्कूलों की जो प्राइमरी स्कूल है उसकी संख्या बढ़ाई गई। ये संख्या बढ़ाई गई, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई का स्तर आपकी भी सरकार में वही था। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा टीडी कॉलेज के लिए, चाहे जीजीआईसी के लिए, चाहे जीआईसी के लिए, कोई कॉलेजों की उतना बढ़िया व्यवस्था नहीं दे पाई जो दे सकती थी। आपने 3 सवाल किए। जी पहला सवाल था कि आपने जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में उस समय नींव रखी गई और बिल्डिंग इस समय बनकर तैयार हुई। जी आप अपना घर भी बनाते हैं तो कोई भी घर बनाने में समय लगता है। 2015 में विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की। यदि आपके पास 17 तक हमारा कार्यकाल था, मार्च 17 तक, तो हमारे पास 1 साल 4 महीने कार्यकाल बचता है। तो उस समय जब विश्वविद्यालय की नींव रखते हैं आप, तो संचालन शुरू करते हैं, तमाम प्रकार की फैकल्टी चालू करते हैं। उसके बाद उत्तरोत्तर जो सरकारें आती जाएंगी, मान लीजिए बाई 2027 के बाद अगली सरकार आ जाए, तो वो भी उस कार्य को बढ़ाती चली जाएगी। और जिस भी आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और हमारे सामने जो श्रोता हैं वो पढ़े लिखे हैं, तो आप दुनिया किसी विश्वविद्यालय का उठा लीजिए सृजन, तो कोई विश्वविद्यालय 1 दिन 2 दिन में नहीं बनता, उसको बनने में सैकड़ों साल भी लग जाते हैं। आप ताजा उदाहरण हमारे पास के विश्वविद्यालय के तौर पर बीएचयू को ही ले लीजिए, उसके बनने में 35 से 40 साल लगे हैं और आज भी उसके सृजन का काम चल रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि पूर्व की सरकार या पूर्व के समय महामाना मदन मोहन मालवीय ने जो नींव रखी, आप उसको नकार देंगे, खारिज कर देंगे कि महामाना मदन मोहन मालवीय तो केवल 2 कमरा बनाया था काशी नरेश से उधार लेकर और वो विश्वविद्यालय दिए थे, हमने बना दिया भैया सपा सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने। तो ये नहीं हो सकता। किसी ने नींव रखी तो पहला श्रेय उसी को जाता है कि उसने शुरुआत की। तो इसलिए आप यह कहकर खारिज नहीं कर सकते समाजवादी पार्टी की इस काम को कि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की नींव रखने के लिए केवल नींव रखा और इससे काम शुरू नहीं किया। दूसरी बात, आपने प्राथमिक विद्यालयों की बात की, तो आप ताजा आंकड़े देख लीजिए, उसको रिसर्च कर लीजिए। आपके पास तमाम रिसर्च इंजन आज के डेट में मौजूद हैं, वो चाहे एआई का प्लेटफॉर्म हो, चाहे मेटा हो, चाहे जेमिनी हो, चाहे तमाम प्रकार के प्लेटफॉर्म, गूगल है। कितने बच्चों ने उस समय विद्यालय छोड़ा बेसिक का, और आज के डेट में कितने बच्चों ने बेसिक विद्यालय छोड़े हैं, प्राथमिक विद्यालय? आंकड़े देखेंगे तो आपके होश खुल जाएंगे। और कितने विद्यालय उस समय बनकर अधिक बढ़े और कितने विद्यालय इस समय घटे हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हम लोगों ने विद्यालयों की संख्या बढ़ाई और आपने क्या किया, उसको कम किया बढ़ाने के बजाय। नया खोलने की बात की जाए तो 80 नए मेडिकल कॉलेजेस भी खुले हैं और 44 में से 2 एम्स भी नए बने हैं पढ़ाई के लिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय और बलिया के लिए नया मेडिकल कॉलेज फिर बन रहा है इस टाइम। अब कितना बन रहा है, 3 सालों से बन रहा है, उसकी अभी हमें ईट नहीं दिखी है। बाकी आप समझदार हैं, कहने की आवश्यकता है, आपके श्रोता भी समझदार है, बलिया की जनता भी समझदार है। कोई भी मेडिकल की समस्या है, पैर टूट गया, आप दिखाने के लिए गए तो भाई आप सवाल खड़ा किए तो भाई मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बैठे रहो। आपको कोई समस्या, बैठे रहो, मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। आप इसके अगल बगल मऊ का जनपद है, आपका देवरिया का जनपद है, हमारा पड़ोसी जिला गाजीपुर का जनपद है, वहां मेडिकल कॉलेज बने, वहां की यथास्थिति आप जाकर देख सकते हैं कि कितने मेडिकल में सुधार हुए मेडिकल कॉलेज बनने के बाद। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और रहा सवाल, आपने एम्स बनाने की बात की और आईआईटी बनाने की बात की, आप उसको गहरे तरीके से अध्ययन करिए कि एक आईआईटी इस पूरे केंद्र की सरकार ने इस पूरे देश में नहीं खोला है। क्या किया है, पुराने आईआईटी का नाम बदल के उसको आईआईटी जैसे संस्थानों का नाम बदल के, लाइक दैट आप धनबाद आईएसएम कॉलेज का नाम बदल के आपने आईआईटी धनबाद कर दिया। आईटीबीएचयू ऑलरेडी पहले से प्रतिष्ठित संस्था है, उसका नाम बदल के आपने आईआईटी बीएचयू कर दिया। एनआईटी बड़ोदरा, उसका नाम बदल के आईआईटी बड़ोदरा कर दिया। ट्रिची, उसको बदल के आपने आईआईटी कर दिया। नाम बदलने से विश्वविद्यालयों का निर्माण हो सकता है। तो निश्चित रूप से सवाल की सरकार तो भैया कहीं से भी शिक्षा के सवाल पे 1 मिनट भी खड़े होने की स्थिति में नहीं है भारतीय जनता पार्टी। उसका उद्देश्य है कि लोग ना पढ़ें। तो भैया आपके अनुसार इन सभी समस्याओं का समाधान क्या होना चाहिए, कैसे इसको सुधारा जा सकता है? बिल्कुल, सबसे पहले तो सरकार की नियत और मंशा शिक्षा के प्रति स्पष्ट होना चाहिए और उसका नजरिया हमारे दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए कि आज जब हम एक एआई के दौर में आ गए हैं, कुछ दिनों में हम एएसआई यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के दौर में जाएंगे, उसके बाद एजीएस के दौर में जाएंगे। तो निश्चित तौर पर आज सरकारों को इस सब स्किल पे काम करना चाहिए। और दूसरा मुख्य बिंदु कि आज जो शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा का जो आज 3% तक ही मात्र पहुंच पाया है आजादी के इतने साल बाद भी, पूरे बजट का, केंद्रीय बजट का, उसको बढ़ाकर कम से कम 7 या 8% तो करना ही चाहिए ताकि एक भारी निवेश हो सके। और जो हमारे ग्रामीण स्तर पर निवेश है, जो बच्चे संसाधनों के अभाव में, फीस के अभाव में, महंगी फीस के अभाव में उच्च संस्थानों में नहीं जा पाते हैं, उनके लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए निःशुल्क, ताकि वो
अपने प्रतिभा के बल पे वे उन विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले सके और उनके प्रतिभाओं का लाभ या देश ले सके, रिसर्च हो सके। आप दुनिया के जितने विकसित देश देख सकते हैं, जापान का हो, चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मन हो, अर्जेंटीना हो, चाहे तमाम जो देश हैं जो एजुकेटेड हो चुके हैं, तो उनका ये विकसित होने का आज दावा तभी कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसी दौर से शिक्षा पर निवेश चालू कर दिया। चाहे यामाते की क्रांति रही हो जापान में, चाहे इसके इतर फ्रांस में, ये सभी लोगों ने शिक्षा पर निवेश किया। हमने शिक्षा पर क्या निवेश किया? बिल्कुल नहीं किया। आज मुश्किल से हम लोग 2.9% तक ही बजट का पहुंच पाए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज की केंद्र सरकार और राज्य सरकारें शिक्षा पर निवेश न करके केवल और केवल इस देश को बर्बाद करने के लिए, चुनाव को खरीदने के लिए, भैया बलिया के लिए क्या, इस बलिया को कैसे सुधारा जा सकता है? क्योंकि बलिया के जो जनता है अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है बलिया की जनता को कि इस पे क्या राय निकले। ये तो आपने बता दिया कि देश में कैसे सुधारा, तो बलिया के लिए कोई देखिए, बलिया देश से अलग नहीं है। अब रहा सवाल बलिया के प्रति, तो बलिया में भी यदि हमें शैक्षणिक सुधार चाहिए तो आज के दौर में जो हमारे महाविद्यालय, आप जो महाविद्यालय नए खोलने की बात कर रहे हैं, मैं इसको आप इस बात को काटता हूं क्योंकि आप खुद आज आंकड़े देखेंगे, वो चाहे इस जनपद का प्रतिष्ठित कॉलेज जो टीडी कॉलेज, चाहे जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के संबद्ध जितने कॉलेज हैं, सारे महाविद्यालयों में आपको जानकर ताज्जुब हुआ कि प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या घट रही है, बढ़ नहीं रही है। तो आपको विद्यालय बढ़ाने की आवश्यकता क्या है? अब काम कहाँ करने की आवश्यकता है? काम करने की आवश्यकता यह है कि आपको उन विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करनी है। जो शिक्षकों की अनुपलब्धता है उसको पूर्ति करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ये यहाँ पर बलिया से कोई व्यक्ति बैठ के वहाँ टीचर की ना वैकेंसी कर सकता है, ना कोई वहाँ पर एम्प्लॉय डिप्लॉय कर सकता है। तो इस तरीके से हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि पहले शिक्षकों की उपलब्धता कराए, प्रोफेसर्स की। उसके बाद आज जो आधुनिक दौर में डिजिटल लाइब्रेरी और स्किल के तौर पे एआई का जो एजुकेशन है और जो हमारी उपयोगिता के आधार पर एजुकेशन है। सबसे बड़ी चीज है कि आज एग्रीकल्चर पे पूरी दुनिया निवेश कर रही है। एग्रीकल्चर के लिए अमेरिका ने देखा किस प्रकार से 18% का ट्रेड डील किया, इसलिए कि हम एग्रीकल्चर को भारत छीन कर अपने यहाँ ले जा सकें, केवल इसीलिए। तो आज एग्रीकल्चर का एक बड़ा इसको इस बलिया जनपद में है और इस एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए एजुकेशन की आवश्यकता है। जो आज एग्रीकल्चर की पढ़ाई टीडी कॉलेज में कल चलती थी, आज 3-3, 4-4 महाविद्यालयों में चलता है, इंक्लूडेड जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय। तो आपको एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन करने की आवश्यकता है ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके। और सरकार की जो योजनाएं हैं सब्सिडी वाली, जो तमाम यंत्र हैं या फिर उसकी मुख्य जो योजनाएं जिससे कि लाभ हो सके आम किसानों को और यहाँ रोजगार सृजन हो सके, तो इसके लिए हमें जो वास्तविक लाभार्थी हैं, जो प्रतिभा के आधार पर किसान हैं, जो नौजवान खेती के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको विशेष तौर पर लाभ देना होगा। यह लाभ उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, बल्कि कुछ जो भाजपा के चुनिंदा नेता हैं, चुनिंदा, मैं नाम भी बता सकता हूँ, चुनिंदा नेता है, वो किसान बनकर उसका पूरा शोषण कर रहे हैं, उन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। अधिकारी और नेताओं की मिली भगत से ये पूरी तरीके से कृषि के विभाग में भरपूर भ्रष्टाचार चल रहा है। आप सब्सिडी पर जितने यंत्र मिल रहे हैं, ठीक है भैया, सब्सिडी पर जितने खाद मिल रहा है, सबको लूटा जा रहा है। तो निश्चित रूप से इसको रोकने की आवश्यकता है। चले, बहुत बढ़िया सुझाव दिया आपने। अब हम राहुल जी से पूछना चाहेंगे कि जैसे कि बलिया में ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों की शिक्षा और चाहे जो छात्र महिलाओं की शिक्षा है, अभी भी कई चुनौतियां उसमें शामिल है, जो उनको शिक्षा असली नहीं मिल पा रहा है। उनको कैसे उनको विकसित किया जाएगा, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए और कैसे उनको शिक्षित किया जाए आगे? देखिए, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बैठे हुए हैं सौरभ जी, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है शिक्षा को लेकर बहुत ही गंभीर है और उस विषय पे काम कर रही है। मैं मूलभूत समस्याओं से रूबरू कराना चाहता हूं। देश विदेश की बातें बाद में होंगी, पहले आपकी बलिया जनपद की बात होनी चाहिए कि बलिया में क्या सुविधा है, क्या नहीं है, क्या सुविधा है, ये हमें बताने का काम करें। कि प्राइवेट स्कूलों में बेतहाशा फीस बढ़ती जा रही है और कोई रोकने वाले नहीं है। उस पर इनकी सरकार ने क्या काम किया। आपको बता दें कि एक मिडिल परिवार के पास पूरे एक साल में पहले होली और मुस्लिम समुदाय के लिए ईद मार्च और अप्रैल के आसपास में होता है, तो एक बड़ा मिडिल क्लास के ऊपर ये भार रहता है कि पर्व का त्यौहार आ रहा है, पर्व
उसमें जो है बजट जो है उनका गड़बड़ा जाता है। लेकिन इस समय जो है त्यौहार से ज़्यादा चिंता हो जा रहा है कि त्यौहार के बाद तुरंत मार्च और अप्रैल में बच्चे का एडमिशन करवाना है, और एडमिशन कराने के लिए कि 500 हज़ार 2000 में काम नहीं हो रहा है। कई कई विद्यालयों में 25,000 लग रहे हैं, कई विद्यालयों में 45,000 लग रहे हैं। जैसा विद्यालय जैसा कमरा उस हिसाब से वहाँ पे पैसा हो रहा है। किताब भी वहीं से लेना है, जूता भी वहीं से लेना है, मोजा भी वहीं से लेना है। और मैंने तो एक बार पहले इंटरव्यू हुआ तो मैंने बताया था कि वो दूर नहीं, जब उसी विद्यालय से ये कहा जाएगा कि आटा भी हमारे स्कूल से खरीदना है, चावल भी हमारे स्कूल से खरीदना है, क्योंकि यही जब खाएगा तो आपका बच्चा का विकास जो है, मानसिक विकास बढ़ेगा। तो सरकार और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताने का काम करें कि एक तरफ महंगाई भी बढ़ती जा रही है, एक तरफ बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, और प्राइमरी स्कूल के बच्चों की सुविधा ये है कि उनके बैग फटे पड़े हुए हैं, कपड़े फटे पड़े हुए हैं, किताबें फटे पड़े हुए हैं, और शिक्षा के नाम पे जीरो है। तो ना वो बच्चे ना घर के हैं ना घाट के, मिडिल क्लास के परिवार ना प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को डाल पा रहे हैं, ना बड़े इंग्लिश स्कूल में एडमिशन करा पा रहे हैं। वो लोग जाए तो जाए कहाँ? इनके सरकार को कम से कम ये चाहिए कि इस पे काम करे और एक मानक जो है मूल्य तय करे कि कोई भी विद्यालय हो इतना ही फीस लेना है और इतना एडमिशन लेना है। उसमें थोड़ा सा कोई हो सके ज़्यादा सुविधा देता हो, ज़्यादा उसमें पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा व्यवस्था देता हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे उसका किया जा सकता है। लेकिन बेतहाशा कोई तय नहीं है। फीस 2500 रुपया, फीस 4500 रुपया, एक तय होना चाहिए। आप देख रहे होंगे वर्तमान में, चूंकि वो बातें खुलकर नहीं आती है, बस ये हो जाता है कि पति पत्नी के कलह में पति ने की आत्महत्या, पति पत्नी के कलह में पत्नी ने की आत्महत्या। उस कलह के पीछे की वजह क्या होगी? वो कलह के पीछे की वजह यही होगी कि उस पति के पास पैसा नहीं जुट पा रहा होगा कि उस बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन कराए। उस पति के पास ये नहीं जुट पा रहा होगा कि घर का साग सब्जी अच्छा से चला पाए। तो सरकार को कम से कम, सरकार इसलिए चुना जाता है कि चारों तरफ खुशहाली रहे, चारों तरफ चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। आप निकल जाइए, शहरों में निकल जाइए, बाजारों में निकल जाइए, लोगों को चेहरा पढ़िए आप, किसी के चेहरे पे खुशी नहीं, किसी के जेब में पैसे नहीं हैं। भले ही कपड़ा पहनकर बाहर शो ऑफ करने के लिए दिखाने को है भाई, क्योंकि समाज में आदमी रहा है, समाज से जुड़ा है, तो लोग आदमी दिखाता है, लेकिन उनके पास जेब में नहीं है। शाम का साग सब्जी कैसे घर पे जाएगा, जीविका कैसे चलेगी, बच्चों का पेट पालन कैसे होगा, ये नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी भी जानते हैं कि स्थिति इस सरकार में दशा खराब हो चुका है सबका, लेकिन भाई वो जुड़े हैं उससे, तो उनका गुणगान करना भी उनकी मजबूरी है। कांग्रेस का सरकार उत्तर प्रदेश में 35 साल होने को है, और कांग्रेस का ही सरकार जब केंद्र में था तो मिड डे मील कांग्रेस ने चालू किया। तो आज बच्चे उसी भोजन के वजह से, क्योंकि एक टाइम का भोजन भी मिलना इस समय बहुत मुश्किल होता है, उसी के वजह से बच्चों, चूँकि कांग्रेस का ये सोच था, पहले कच्चे अनाज मिलते थे तो बच्चे क्या करते थे, पढ़ने नहीं जाते थे, लेकिन एक महीने बाद उनके परिवार के लोग, उनके अभिभावक उनको कच्चा अनाज लेने के लिए भेज देते थे। कांग्रेस ने मंथन किया कि बच्चे जो है पढ़ने नहीं आते हैं तो हमारा भारत शिक्षित भारत कैसे होगा। उसमें मंथन में ये निकला कि भोजन जो है विद्यालय में ही बनाए। उस भोजन के लिए बच्चे आते हैं और शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। ये सिर्फ भोजन तक ही सीमित रह गया मिड डे मील। वही कह रहे हैं ना, बलिया में इससे कितना सुधार हुआ भैया? ये वही तो कह रहे हैं कि आप निकल जाइए, आज बारिश का दिन है ना, बलिया जनपद में आपको कम से कम कई दर्जनों ऐसे भवन मिलेंगे प्राइमरी पाठशालाओं के जो टपकती होंगी, पानी रिश्ते होंगे, बच्चे जो है अपने पैंट जो है ऊपर मोड़ कर और हाथों में जूता मोजा बैग लेकर विद्यालय के अंदर जाते होंगे, बैठने के लिए भी जगह नहीं है। तो आप कहाँ शिक्षा में सुधार लाए हैं? शिक्षा में सुधार नहीं हुआ है। अगर सुधार हुआ है तो बड़े बड़े ठेकेदारों, बड़े उद्योगपतियों का और बड़े मंत्री सांसद विधायकों का वो मोटी रकमों से कमाए हैं। अगर मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के मिनिस्टर हैं, वो निकले बाहर और वो रैली करें, हम लोग भी उनका समर्थन करते हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग निकलते हैं कि फीस वृद्धि पे जो है कंट्रोल किया जाए,
ये इनकी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं, लेकिन इनको खुद मिल जाता है, इनको खुद ही उनसे कमीशन मिलता है, तो क्या बोलेंगे। और नीचे से लेकर ऊपर तक लोग कमीशन खा रहे हैं और उसमें आप जैसे हमारे जैसे परिवार के लोग पीसते जा रहे हैं। सौरभ जी से मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि प्रवीण जी ने बोला कि फीस बढ़ने पे और टीचर्स की कमी है और जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी हो रही है, ये इस पे कितना सही है और क्या इस पे किया जा सकता है? देखिए, हमारी सरकार इस बार बहुत बम्पर भर्ती लाने वाली है माध्यमिक शिक्षकों की और प्राइमरी के शिक्षकों की, और इसको जल्द ही आप सरकार के जाने से पहले, सरकार के चुनाव में जाने से पहले आप इसको देखेंगे कि सरकार एक बहुत बड़ी भर्ती लेकर के आने वाली है। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे सरकारी विद्यालयों में कम आ रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि हम देख रहे हैं कि जो जनता है उसका पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, जनता के पास धन ज़्यादा है, इसलिए वो सरकारी विद्यालयों पर न जा करके और प्राइमरी विद्यालयों पर ऐसे निर्भर हो रहे हैं, क्योंकि पर कैपिटा इनकम जो पहले 2014 से पहले 80,000 रुपये के करीब थी, वो आज 2.5 लाख रुपए के करीब है। तो ऐसे में जनता भी चाहती है कि हम अपने बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए उनको प्राइवेट विद्यालयों में डालें। ऐसा नहीं है कि किसी सरकारी विद्यालय में कम गुणवत्ता है, लेकिन एक मानवीय धारणा है सभी लोगों की, एक ऐसा नहीं भी अगर ऐसा है, क्योंकि देखिए सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई का स्तर सब जानते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं रहता तो कोई नहीं चाहता है कि हम बहुत ज्यादा पैसा देकर सरकारी प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा लें। अगर अच्छी शिक्षा अगर कम दाम में मिलेगी तो कोई भी आएगा। इस उदाहरण में देखिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय करके भी है, जो फ्री में निःशुल्क ही जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको निःशुल्क 7 साल तक शिक्षा दिलाती है। और लेकिन अगर शिक्षा अगर फ्री मिलती क्यों नहीं लोग लेंगे? प्राइवेट स्कूलों की वहाँ भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, वो तो कांग्रेस सरकार की ही देन है, और वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ से भी बच्चे बहुत अच्छा बन करके निकलते हैं। सरकारी विद्यालयों के बच्चे जो भी हैं, जहाँ भी हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, और जो धारणा बनी हुई है उससे हम लोग को निकलने की आवश्यकता है। सरकारी विद्यालय बहुत अच्छे से चल रहे हैं। बाकी जो आप जर्जर विद्यालयों की बात कर रहे हैं, कोई विद्यालय जर्जर नहीं है, सभी विद्यालयों में टाइल्स लगे हुए हैं, छत अच्छी चल रही है, स्मार्ट क्लासेस चल रहे हैं। और कौन से विद्यालय में टाइल्स लगे हुए हैं, हम तो बलिया की जनता जानना चाह रही है। कौन सी प्राइमरी स्कूलें हैं जिनकी छतें नहीं टपक रही हैं? आप चलिए हमारे साथ में, चलिए हम घुमाते हैं। बारिशों की पानी लगी हुई है, आप कह रहे हैं कि टाइल्स लगी हुई है। हमारे यहाँ के विद्यालयों में मैं आपको लेकर के चलूंगा, टाइल्स लगे हुए हैं और खूब अच्छे तरीके से। भैया वहाँ के प्रधान लगाए होंगे, वो अलग की बात है। भैया पास में टीडी कॉलेज है, टीडी कॉलेज का अगर एक उदाहरण ले लिया जाए तो हमको तो अभी तक जो क्लासेस है उसमें टाइल्स तो नहीं लगी हैं। नहीं, टीडी कॉलेज में टाइल्स नहीं, मैं प्राइमरी विद्यालयों की बात कर रहा हूँ। प्राइमरी भी के उच्च शिक्षा भी तो बलिया जिले की है सर। प्राइमरी से अगर अच्छा पढ़ेंगे उच्च शिक्षा भी यहीं से लेना है, क्योंकि अभी दूर की छोड़िए, टीडी कॉलेज की जो हमारे पास के जो विद्यालय है टीडी कॉलेज, वहाँ की ऐसी कोई भी क्लासेस नहीं है जहाँ पे टाइल्स लगे हुए हैं, क्योंकि वो पुराने टाइम की बिल्डिंगे हैं जो कई जगह पुराने टाइप की बिल्डिंग है, उसमें टाइल्स की आवश्यकता नहीं है। अब कोई वहाँ पे शिक्षा आपको देखना है ना, शिक्षा भैया आधुनिक शिक्षा के टाइम में वैसा मॉडर्न तरीके शिक्षण कार्य बराबर चल रहा है, क्लासेस बराबर चल रही हैं, जितने कोर्सेज हैं वो बराबर चलते हैं। बहुत अच्छा चल, वहाँ के विद्यार्थी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब कोई वहाँ पे टाइल्स लगाने से क्या हो जाएगा? शिक्षण कार्य देखना है, शिक्षण कार्य अच्छा चल रहा है। ठीक है भैया, सही बोले। जैसे कुछ भी विद्यालयों का विकास भी हुआ है, लेकिन कुछ विद्यालयों से बलिया का विकास या देश का विकास तो नहीं होगा भैया। उस पर क्या किया जा सकता है? क्योंकि राहुल जी ने जैसे बताया कि कैसे बहुत सारे स्कूल है जहाँ पानी टपक रही है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये तो चलती रहेगी, ये सनातन प्रक्रिया है, होती आई है, हो रही है, होती रहेगी। बस हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको अच्छे से देखते रहें, और कोई बात नहीं। अभी प्रवीण भैया, आपसे भी ये पूछना था कि सपा के यहाँ के सांसद जी हैं, सपा के ही हैं, तो क्या वो विपक्ष की भूमिका अच्छे से क्यों नहीं, अगर ये सारी चीजें परेशानी है तो क्यों नहीं आवाज उठा रहे विपक्ष की तरीके से? देखिए, सबसे पहले तो आपके प्रश्न से पूर्व जो प्रत्युत्तर में अभी हमारे भाजपा के मित्र बड़े भाई सौरभ जी ने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों से बच्चों की संख्या घटने का मुख्य जो कारण है वो पर कैपिटा इनकम बढ़ने से, जो लोगों के पास आमदनी ज़्यादा हो गई तो बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं।
यह ताज्जुब है कि ऐसा हास्यास्पद जो तथ्य आप रखते हैं, निश्चित रूप से इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब हम सभी जानते हैं, ये ताज़ा आंकड़े गवाह है, आप सर्च भी कर सकते हैं कि इस देश में 2014 से पहले जितने गरीबों की संख्या थी और आज जितने गरीबों की संख्या है, घटी है कि बढ़ी है? पहले गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या 30 करोड़ थी, यानी मनमोहन सिंह की सरकार ने 40 करोड़ लोगों को ऊपर निकाला था, मध्यम वर्ग में डाला था गरीबी से निकाल के। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने 60 करोड़ लोगों को डाल दिया मध्यम वर्ग से निकाल के गरीबी रेखा में। और जब आप बात करते हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ा है 80,000 से 2 लाख, जो आपने आंकड़ा दिया, मैं उस आंकड़े पे नहीं जाऊंगा, उसकी पुष्टि पे, तो उसके अनुसार क्या महंगाई बढ़ी है घटी है? आपने पर कैपिटा इनकम 2 गुना किया, लेकिन महंगाई 10 गुना किया। आज कौन नहीं जानता है, इस आपके श्रोता भी ये जानते होंगे कि हर व्यक्ति आज के डेट में EMI और लोन में दबा हुआ है, या तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, यहाँ तक एक नौजवान या तो मोबाइल या फिर बाइक या फिर घर या फिर कोई अपने कैरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसने कोई लोन ले लिया, उससे दबा हुआ है। क्या ये पहले उस दौर के नौजवानों के पास था? आपने कोई अवसर उपलब्ध, मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा भैया ये नहीं था। आपका प्रश्न जो था कि सनातन पांडे जी बतौर विपक्ष के सांसद के तौर पर उनका क्या काम है? निश्चित तौर पर सनातन पांडे जी जब से सांसद बने हैं, सदन के आप जब भी कौशली देखेंगे तो उन्होंने हर समय जनता के सवालों को उठाया है। अब रहा सवाल कि जनता के सवालों को संसद में उठाने के बाद इस देश की केंद्र सरकार किस प्रकार से उसको कंसीडर करती है। इस देश की केंद्र सरकार जिस तरीके से तानाशाह बनी हुई है, किसी पर सुनवाई नहीं करती है, और संसद की में सांसद की गरिमा तक नहीं बची आज की डेट में, ये किसी छिपा नहीं है। और जितना समय मिलता है उन्होंने हमेशा बलिया जनपद की हर एक समस्याओं को उन्होंने प्रकाश में लाया। ट्वीट भी एक नहीं फिलहाल अभी कर रहे हैं इस बिगड़ी हुई व्यवस्था के ऊपर, अगर उनको दिक्कत लग रही तो ट्वीट भी उनके यहाँ से एक नहीं बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि आप वो विपक्ष के नेता हैं। केवल ट्वीट और फेसबुक पर पोस्ट रखते तो जरूर उस पर सुनवाई होती। सनातन पांडे जी ने केवल फेसबुक पर पोस्ट और ट्वीट ही नहीं, आप उनकी पोस्ट को ढंग से रिसर्च करिए, जन जन की आवाज तक पहुंचकर एक एक पत्र तक लिखा है, संवाद भी किया है वहां तक समस्याएं जानने पर, और कोई समस्या जिसका छूता नहीं। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जब किसी चीज को कंसीडर नहीं करते, आंदोलनों को किस तरीके से दमन हो रहा है, तो किसी को सुनने की बात करते हैं, आप उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वो आपके किस सांसद के बोलने पर सुनवाई करेंगे। जिस राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर, नेता प्रतिपक्ष की सदस्यता खत्म करने पर सरकार आमदाती खत्म कर दिया था, और उस सरकार से आप अपेक्षा करते हैं कि कोई बात कहे और सुन ले। वो तो अनशनकारियों को किस तरीके से अपहरण कर रही है सरकार, उठा नहीं रही है, चादर ढककर अपहरण कर रही है। और आप इसमें ढूंढ रहे हैं कि विपक्ष कहाँ है। विपक्ष सड़कों पर है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि विपक्ष सड़कों पर काम नहीं करता है, लड़ाइयाँ नहीं लड़ रहा है। कोई ऐसा एक इस देश में दिन नहीं है, या फिर उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन विपक्ष किसी न किसी कार्यकर्ता पर, इवन कांग्रेस, कम्युनिस्ट, समाजवादी पार्टी, बस ये कोई भी दल हो विपक्ष में जो काम कर रहा है, कोई विचारधारा हो, जब सामान्य एक्टिविस्ट हो, किसी एक व्यक्ति पर कोई ऐसा दिन ना हो जिस पर मुकदमा ना होता हो। ये आंकड़े गवाह हैं। और आप बात करते हैं कि विपक्ष काम नहीं कर रहा है। विपक्ष रोज लाठियां खा रहा है, रोज काम कर रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि डेली विपक्ष खड़ा हो, निकले घर से और जाकर विधानसभा के सामने 2 लाठी खाकर घर चला जाए। तो भाई हम उस नीति पर काम नहीं करेंगे, हम उस नीति सहमत नहीं। हम हर तरीके से जनता के सवालों पर, जनता की आवाज पर मुखर तरीके से उठाएंगे और हर मुद्दे पर लड़ेंगे। सदन के हर पटल पर, विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, हर जगह जमकर आवाज उठाते हैं। वहां भी धरना करने का हमारे विधायक और सांसद करना काम करते हैं। प्रवीण भैया, जैसे कि जो विपक्ष के सांसद जी हैं, उनके सांसद निधि में करीब 18 करोड़ रुपया आए हैं, लेकिन उन्होंने उसमें सिर्फ 5 करोड़ सिर्फ खर्च किए हैं। अभी 13 करोड़ पैसे बचे हैं, उनका अभी किस विकास में वो लगेगा, चाहे क्या आगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो माननीय सांसद जी की प्राथमिकता जो है बलिया जनपद में शिक्षा का सुधार, और जिस तरीके से इंफ्रा पे जो हमारे यहाँ गांव की पगडंडियों के जो हालात हैं उसको सुधारने के लिए उनका सार्थक प्रयास, उस दिशा में उनके सांसद जी का उपयोग भी हो रहा है। और रहा सवाल, आपने कहा कि कुछ पैसे बच गए हैं, तो कई कार्यदायी संस्था जो होती है, RED जो होती है, रूरल, वो सरकार की संस्था होती है जिसमें निधि को दिया जाता है और वो उस कार्य को कराती है टेंडर प्रक्रिया करके। उस प्रक्रिया में उनके द्वारा थोड़ी देरी हो जाती है, उस कारण कुछ कार्य लंबित हैं। निश्चित रूप से उसको भी संज्ञान में लेकर और आपके माध्यम से प्रकाश में है, तो मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर इस बात को बताऊंगा और उसको संज्ञान में लेकर सुधार करने का बिल्कुल प्रयास होगा। सौरभ भैया, आपसे एक सवाल है कि यूनिवर्सिटी की जो बात उठी है, तो यूनिवर्सिटी में अभी नया सिस्टम आया है कि 100 रुपये का, कोई भी अगर आप एडमिशन नया करा रहे हैं तो 100 रुपये का एक्स्ट्रा एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है। फीस में तो बढ़ोतरी हुई है, ये कंपलसरी कर देना कितना हद तक सही है?
क्योंकि पहले ही फीस बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, फिर से 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना, चाहे अगर आप जाकर वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो उस टाइम भी पैसे चार्ज करना, हर टाइम मतलब कोई भी सर्टिफिकेट अगर वहाँ से ले रहे हैं तो आपको चार्ज कुछ पैसा करना ही है। ये कहाँ हद तक सही है, इस पे कैसे अंकुश लगाए? यूनिवर्सिटी के बारे में ये 100 रुपये कैसा है मुझे जानकारी नहीं है। एक बार हम लोग को इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी माननीय कुल सचिव से या कुलपति जी से, और तब हम इस पर बात कर पाएंगे। मैं मिल करके व्यक्तिगत रूप से उनसे ऐसा कहूँगा कि अब जो 100 रुपये हैं कैसे हैं, अगर वो लीगल है तो ठीक है, नहीं तो उसको बंद कर। चलिए, शिक्षा पे आप लोगों ने सुना, हर पार्टियां अपने पे कभी नहीं लेती है, एक दूसरे पे ब्लेम डालेंगी कि इन्होंने गलत किया, इन्होंने गलत किया, लेकिन सबसे गलत आपने किया है कि आपने आवाज़ नहीं उठाया है। जनता की भी उतनी ही गलती है, और मैं कहता हूँ जनता की जनप्रतिनिधियों से ज़्यादा गलती है कि उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाया। इसी पर मुझे 2 लाइन याद आ रही है कि हर साल नए नए वादों का शोर मचाया जाता है, हर साल नए नए वादों का शोर मचाया जाता है, शिक्षा को सुधारने का सपना हर साल दिखाया जाता है, लेकिन जिले की शिक्षा व्यवस्था को देखकर लगता है यहाँ बस भाषणों में ही नया भारत बनाया जाता है।